हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 67वीं मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर क्लास 2 देखने जा रहे हैं, जो कि 67वीं का क्वेश्चन का लास्ट क्लास है। और आप 69वीं और 68वीं का क्लास भी देखिए, तो जिसके अनुसार समझ में आएगा कि 67वीं में और 68वीं में 69वीं में कौन कौन क्वेश्चन रिपीटेड आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 67। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड क्लास करा दिया गया था, तो थर्ड का क्लास आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्लास। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। महात्मा गांधी को व्यापक रूप में से 20वीं सदी के महानतम राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक माना जाता था। एक राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी में निर्णय और नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी की भावना, इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल जैसे कई गुण स्वाभाविक रूप में मौजूद थे। इन्हीं गुणों के कारण भारत में राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए सत्याग्रह के सिद्धांत की बीड़ा उठाया और उसमें अनवरत लगे रहे। बड़े पैमाने पर अहिंसक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार का विरोध करने, देश की मूल समस्याओं में गरीबी को कम करने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करने, धार्मिक सद्भाव का निर्माण करने, जाति व्यवस्था के अन्याय को खत्म करने के लिए अपने राष्ट्रव्यापी अभियानों में गांधी जी ने सर्वोच्च रूप से अहिंसक सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों को लागू किया और भारत को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें अक्सर अपने कार्यों के लिए अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया जाता था, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ा और अंततः 1947 में उसे पूरा किया। जब भारत ने अंग्रेजों से अपनी आज़ादी प्राप्त की, उनके ऐसे साहसिक कदम और बड़े कद के कारण ही उन्हें अब महात्मा कहा जाता है। विश्व नागरिक अधिकार के प्रणेताओं में मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक ने अपने लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने संघर्षों से में प्रेरणा स्रोत के रूप में गांधी जी को श्रेय दिया है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता से गांधी जी देश के नायक के रूप में उभरे। इसके उपरांत रौलट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों के नेतृत्व ने उन्हें देश का शक्तिपुंज बना दिया और 1947 की आज़ादी तक इन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्र की मुख्य धारा का आंदोलन पल्लवित और विकसित हुआ। प्रथम दृष्टया गांधी जी द्वारा राष्ट्र का नेतृत्व प्राप्त करने की दिशा में 1920 में कलकत्ता में संपन्न कांग्रेस के विशेष अधिवेशन एवं नागपुर के वार्षिक अधिवेशन का विशेष महत्व है। नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करवाया। यह महज गांधी जी के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति ही नहीं, अपितु उनके नेतृत्व की सर्व स्वीकार्यता भी थी। गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन के माध्यम से सिर्फ 12 महीने में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही उन्होंने एक हिदायत भी दे रखी थी कि असहयोग आंदोलन का स्वरूप अहिंसक होगा, इसमें जरा भी हिंसा की गुंजाइश नहीं होगी। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने ब्रिटिश और इंडियन के बीच पुल होने का भी लाभ उठाया। एक समय था जब गांधी जी ब्रिटिश शासन में विश्वास रखते थे और यही वजह रही कि उन्होंने वॉलंटियर की सिर्फ भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रंग रूटों की भर्ती भी की, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी। इस विषय में कुछ साम्राज्यवादी विवेचकों ने इस बात पर बल दिया कि सरकार ने गांधी जी की कद में वृद्धि कर एक राजनीतिक भूल किया था। गांधी जी के सामने समस्या यह थी कि राष्ट्रीय आंदोलन में आम जनता और नेताओं को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जाए। गांधी जी गोखले को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले की विरासत के साथ जहां वे महाराष्ट्र की राजनीति में प्रवेश करते हैं, वहीं तिलक स्वराज फंड के माध्यम से उन्होंने तिलक पंथियों को भी मुख्य धारा में शामिल कर लिया। इसके अलावा गांधी जी ने उस धारा को पकड़ा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के बाद इस सुधार के विरुद्ध में थे, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग थे, जिन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी की धारा छोड़ दिया था। गांधी जी की सफलता यह रही कि वो CR दास
एवं मोतीलाल नेहरू को अपने समझाने में सफल हो गए कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में भी प्रयास करना प्रारंभ किया। मुसलमानों के नेतृत्व के लिए अली बंधुओं को गांधी जी ने चुना। मुस्लिम अवाम का परंपरागत तबका राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, इसके लिए उन्होंने खिलाफत को मुद्दे को उठाया। गांधी जी ने खिलाफत का मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया ताकि यह मामला ब्रिटिश सरकार तमाम बनाम मुस्लिम वर्ग का हो जाए। साथ ही इससे राष्ट्रीय एकता भी पुष्ट होती है। इसके साथ ही गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन से पंजाब के अकालियों को भी जोड़ने की कोशिश की। जब तोपखाना की चाबी अकालियों को मिली तब पंजाब के अकालियों को गांधी ने यह कहकर बधाई दी कि स्वराज की पहली जीत मिल गई। इसका आशय यह हुआ कि गांधी जी ने सांस्कृतिक तथा धार्मिक मुद्दों को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। साथ ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट को रोलेक्ट एक्ट के साथ मिलाकर देखा। इसके बाद गांधी जी ने जालियाबाग कांड को अपनी राजनीति का आधार बना दिया। इन सब को प्रतिफलित करने के लिए गांधी जी ने अपने आप को सदा जीवन उच्च विचार लंगोटधारी के रूप में सामने रखा। वर्ष 1930 की शुरुआत में सबको चौंकाते हुए महात्मा गांधी 2 महीना के लिए एकांतवास में चले गए और वहां से वे देश की आज़ादी में निर्णायक साबित होने वाले एक बड़े फैसले के साथ वापस लौटे। उससे कुछ पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण आज़ादी लेने का संकल्प लिया था। इस संकल्प को आगे ले जाने की जिम्मेदारी गांधी जी पर थी। लेकिन गांधी एक ऐसे रास्ते को ढूंढ रहे थे जो देश के हर गांव वाले के जीवन से जुड़ा, और एक सुबह उन्होंने अपने फैसले में नमक को चुना। उन्होंने कहा कि देश भर में आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों के बनाए गए नमक कानून को तोड़कर शुरू की जाएगी और खुद मैं उस कानून को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति रहूंगा। जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है नमक। भारतीय आसानी से इससे बना सकते हैं और यह पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में, जिस पर भारतीयों को कर चुकाना पड़ता है। गांधी जी का यह रणनीतिक प्लान देश के आवाम को स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ने में काफी हद तक सफल रहा। निसंदेह वो उत्कृष्ट कोटि के राजनीतिज्ञ थे जिसके तहत उन्होंने विभिन्न मुद्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन गांधी जी ने भारतीय आंदोलन का नेतृत्व हथियाना नहीं था। उनके कार्य को उद्देश्य से जोड़कर देखना होगा। ऐसे में गांधी जी ने राजनीतिक दांवपेच का सहारा अवश्य लिया, परंतु इसे हम चालबाजी नहीं मान सकते, क्योंकि चालबाजियों से हथियाई गई सत्ता दीर्घ अवधिक नहीं हो सकती। गांधी जी प्रारंभ से अंत तक हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता रहे और आज भी तथा साथ ही सभ्यता के पूरे इतिहास में बड़े नेता बने रहेंगे। ऐसे प्रश्न में उठता है कि आखिर उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व कैसे प्राप्त हुआ। पहली बात तो है कि परिस्थितियों की अनुकूलता, और दूसरी उन परिस्थितियों में गांधी जी का विकल्प ने ही उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान किया। परिस्थितियों की अनुकूलता से तात्पर्य यह है कि उस समय राष्ट्रवाद की चेतना प्रबल हो रही थी, परंतु वो संगठन, कार्यक्रम, कार्यपद्धति, रणनीति के नेतृत्व के स्तर पर कमजोर थी। ऐसे में चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और रोलेक्ट एक्ट आया, जो कि खुद ब्रिटिश सरकार की चाल थी। इससे उपजने वाला गुस्सा क्रांतिकारी रास्ता पकड़ सकता था। भारत में कृषक और श्रमिक संगठन उभर कर आ रहे थे। 1920 ईस्वी के वर्ष में लगभग 200 हड़तालें हुई, जिसमें 15 लाख श्रमिकों ने भागीदारी की। अवध में किसान आंदोलन चल रहा था बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। ऐसे में सरकार समाधान की दिशा में कुछ प्रयत्न नहीं कर रही थी और न ही कोई राष्ट्रीय परिवेश प्राप्त हो पा रहा था। भारतीय पूंजीपतियों का भी एक वर्ग तैयार हो रहा था, पर राष्ट्रीय आंदोलन, संगठन, नेतृत्व, कार्यक्रम, कार्यपद्धति, रणनीतिक आदि के स्तर पर कमजोर ही रहा। इसी रिक्त परिवेश में गांधी जी स्वयं को स्थापित किया। निष्कर्षतः सवाल उठता है कि जब परिस्थितियां इतनी अनुकूल थी तो गांधी जी को ही क्यों नेतृत्व प्राप्त हुआ। हम देखते हैं कि गांधी जी के पास निर्णय एवं नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी की भावना, इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल जैसे कई गुण स्वाभाविक रूप से मौजूद थे। इसके अलावा गांधी जी वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो चुके थे। किसी भी अन्य भारतीय राजनीतिक को सरकार उतना ही सम्मान नहीं देती थी जितना गांधी जी को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपने कार्य करने के दौरान सभी भारतीय जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के लोगों के साथ काम कर चुके थे। ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जिसे सभी धर्म, वर्ग, जाति, क्षेत्र में पहचान और सम्मान था, वह गांधी जी ही थे। इसके अलावा गांधी जी की वेशभूषा भी उन्हें अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। इन सभी गुणों की सम्मिलित परिणति यह रही कि प्रतिष्ठा राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता ही आता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के पर एक निबंध लिखी और यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखी है, यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था। की टू आंसर इसमें लिखना भारत छोड़ो आंदोलन की संक्षिप्त चर्चा करें, आंदोलन के स्वरूप पक्ष का विशद विवेचना करते हुए संतुलित निष्कर्ष दें। उत्तर देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत ब्रिटिश समाज को समाप्त करना था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्रिप्स मिशन की विफलता। आंदोलन का तत्कालीन कारण क्रिप्स मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना था। यह मिशन विफल हो गया क्योंकि इसमें नेतृत्व इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की। नेताओं के साथ पूर्व परामर्श के बिना ही द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी, ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। कई छोटे आंदोलनों का केंद्रीकरण। अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे संगठनों के नेतृत्व में चल रहे आंदोलनों ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। आवश्यक वस्तुओं की कमी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था बिखर गई थी। आंदोलन की मांगे। फांसीवाद के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की गई। भारत में अंतरिम सरकार बनाने की मांग। आंदोलन के चरण। पहला चरण शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार और धरने के रूप में चिन्हित, जिसे जल्दी दबा दिया गया था। पूरे देश में हड़ताल तथा प्रदर्शन हुए तथा श्रमिकों ने कारखाने में काम न करके समर्थन प्रदान किया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया और लगभग सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन के दूसरे चरण में ध्यान ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित किया गया, जिसमें एक प्रमुख किसान विद्रोह देखा गया। इसमें संचार प्रणालियों को बाधित करने का मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि रेलवे ट्रैक और स्टेशन, टेलीग्राफ तार और वो पोल, सरकारी भवनों पर हमले या औपनिवेशिक सत्ता का कोई अन्य दृश्य प्रतीक। अंतिम चरण में अलग अलग इलाकों बलिया, तामलुक, सतारा आदि में राष्ट्रीय सरकारों या समांतर सरकारों का गठन किया गया। गौरतव्य है कि अगस्त क्रांति की शुरुआत नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद आरंभ हुई, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह यह है कि अपने पूर्व के आंदोलन की तरह गांधी जी ने इस आंदोलन में कार्यक्रम, कार्यपद्धति और नेतृत्व की लंबवत पद्धति छोड़कर क्षैतिज पद्धति को अपनाया। तात्पर्य यह है कि इससे पूर्व तक गांधी जी आंदोलन को नियंत्रित करने में विश्वास रखते थे और इस बार उन्होंने नेतृत्व जनता के बीच सौंप दी, जिसमें अहिंसा को एकमात्र सीमा के रूप में रखा गया। आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि यह अखिल भारतीय रहा और फिर इसका चरित्र बहुत हद तक स्वतः स्फूर्त नजर आता है। स्वतः स्फूर्त से तात्पर्य ऐसे आंदोलन से है जिसमें सुनियोजित कार्य के स्थान पर सरकार विरोधी प्रचंड स्वर की प्रधानता है। संघर्ष की सबसे बड़ी विशेषता थी कि जनता का करो या मरो के प्रति समर्पण का भाव। यहाँ यह स्मरणीय है कि संघर्ष की शुरुआत के पहले ही गांधी ने कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करते हुए हर संभव तरीके से विरोध, जिसमें बंद और आम हड़ताल भी शामिल, की अनुशंसा की गई थी। कोई संदेह नहीं है कि इन गतिविधियों ने कई स्थानों पर हिंसा का भी माध्यम अख्तियार कर लिया था, लेकिन यदि गांधी जी के शब्दों में देखें तो यह सरकार की बृहत्तर हिंसा की प्रतिहिंसा थी। यदि आंदोलन के प्रभाव पर दृष्टि डाले तो प्रथम दृष्टि असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों की तरह यह भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति में विफल नजर आता है। लेकिन यदि साम्राज्यवाद बनाम राष्ट्रवाद के विकास की अंतर्निहित धारा को देखें तो अपने पूर्व के दो आंदोलन की तरह ही आंदोलन भी सरकार के सामने राष्ट्र की ऊर्जा को प्रकट करने में इस हद तक कामयाब हुआ कि सरकार की दृष्टि में यह स्पष्ट हो गया कि भारत में शासन अब अंग्रेजों हितों की पूर्ति को सुनियोजित नहीं कर सकता। अर्थात भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सूर्य के अस्त होने के पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो भारत छोड़ो आंदोलन ही थी।
क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। ये 69वीं वीडियो का देखिएगा, उसमें यह इसका आंसर मिल जाएगा। संथाल विद्रोह भी 69वीं मेंस का क्वेश्चन में बता दिया गया है, पूरा पढ़ाया गया है, उसको भी बढ़िया से देख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह भी 69वीं वीडियो में बता दिया गया है, आप देख लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, ये 68वीं के वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 में मिल जाएगा आपको, वो देख लीजिएगा। तो ये देखने से समझ में आता है कि क्वेश्चन नंबर 67 और 69वीं में 4 क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ठीक है, अब ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली का डेली आपको क्वेश्चन अपलोड होते रहेगा, क्वेश्चन आंसर 68वीं, 67वीं, 69वीं और 66वीं का कल अपलोड कर लिया जाएगा। तो आप देखिए कंटिन्यू। थैंक यू।